नमस्कार विद्यार्थियों, हमने रीड क्रैश कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स के तहत मैं 2 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। वो है, एक तो है रीड लेवल फर्स्ट का 2017 का पेपर पर्यावरण अध्ययन का, और एक है भाषा हिंदी प्रथम 2017 का पेपर। तो वो दोनों पेपर में विस्तार से इनसे पहले जो 2 वीडियो हैं उनमें डाल चुकी हूँ और उन्हें विस्तार से समझा चुकी हूँ। मैं आपका ये कोर्स है जो रीड क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, इस कोर्स को मैं 1 मंथ के अंदर आपका कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और ये पेपर इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप इन पेपर की तर्ज पर समझ सकें कि आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का होगा। तो ये पिछले साल का एनवायरमेंट स्टडीज का 2001 का लेवल 1 का पेपर है, जिसे मैं करवा रही हूँ। आप मेरे पिछले दोनों वीडियो देखिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें काफ़ी विस्तार से हर एक प्रश्न को बहुत विस्तार से समझाया गया है। उसी तरीके से मैं आपको रीड लेवल 1 का ये 2015 का एनवायरमेंट स्टडी का पेपर अभी आपको शुरू करवा रही हूँ। इसमें देखो, इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने हमको अनिवार्य हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो ये है बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी और एनाटॉमी। तो हम सबसे पहले उद्यान कृषि को समझ लेते हैं कि उद्यान कृषि क्या होती है। उद्यान कृषि वह होती है जहाँ फलों की खेती की जाती है, इसके साथ ही जहाँ जो हमारी सीजनल सब्जियाँ होती हैं, जो एक सीजन में सब्जियां आती हैं उनकी खेती की जाती है, वो उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है और इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उद्यान कृषि को? हॉर्टिकल्चर। अब हम इसके अलावा हमारे इसमें 3 ऑप्शंस और हैं। बॉटनी, बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान, जियोलॉजी भू सर्वेक्षण विज्ञान, और एनाटॉमी जो होता है वो शारीरिक रचना का विज्ञान होता है। तो मान लो अगर आपके प्रश्न आता है कि एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, शारीरिक रचना में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए एनाटॉमी के अंतर्गत शारीरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। भू सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत जियोलॉजी आता है और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। तो उद्यान कृषि का जो अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर के तहत किया जाता है। अगला एक प्रश्न है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? देखो, विज्ञान की एक परिभाषा है कि विज्ञान प्राकृतिक विषयों का व्यवस्थित ज्ञान है। बिल्कुल सही है। विज्ञान कोई केमिकल नहीं है या विज्ञान कोई फिजिकल नहीं है कि हमने फिजिक्स पढ़ ली, हमने केमिस्ट्री पढ़ ली या हमने बायो पढ़ ली तो वो विज्ञान है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का एक व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान को हम प्रकृति से जोड़कर चलते हैं एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का एक तार्किक अध्ययन है। धारणाएं और प्राकृतिक विषय का जो ज्ञान है, उन दोनों को आपस में मिलाने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विज्ञान है। और इस विषय की परिभाषा जो दी है वो है WC डैम्पियर। उन्होंने इस विषय की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है अपना, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? देखो, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अधिगम का मतलब लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना। तो उसके कौन कौन से सिद्धांत है हमको पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए? तो देखो, उसमें नंबर 1 आवश्यकता का सिद्धांत। जब तक पर्यावरण अध्ययन हमको पढ़ने के लिए हमको इसकी आवश्यकता होती है तो नंबर 1 इसमें आवश्यकता का सिद्धांत है। और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इस पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण ही हमारा पर्यावरण है। तो इसकी आवश्यकता का, जिसकी हमें हर वक्त आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता का सिद्धांत इसमें काम करेगा। दूसरा, उपयोगिता का सिद्धांत। पर्यावरण हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है तो उपयोगिता का सिद्धांत भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखो, पर्यावरण के अंदर वायु है, जल है, भूमि है, पौधे हैं, बाकी सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती है और ये सब चीजें हमारी जीवन से जुड़ी हुई है, तो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो पर्यावरण के अध्ययन में अधिगम के सिद्धांत में आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए विज्ञान शिक्षण के वास्तविक उद्देश्य कौन सा है? देखो, नंबर 1 है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना। जब हम विज्ञान पढ़ने लगते हैं, हम मान लो विज्ञान में एक
पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, या बच्चों को केवल इतना सा बताएंगे कि हम कैसे खाना खाते हैं और किस तरीके से वो खाना हमारे आमाशय में पहुंचता है। इतना सा ही पाचन तंत्र के बारे में जब हम बच्चों को बताएंगे तो उसके लिए पहले हम उसके तथ्यों को ढूंढेंगे कि हम बच्चों को किन तथ्यों के आधार पर इनको बताएं, कौन से सिद्धांत लगा करके बच्चों को समझाएं और किस तरीके के प्रयोग करके बच्चों को बताएं। इसके अलावा प्राकृतिक जिज्ञासा, ये बिल्कुल सही है, विज्ञान जानने के लिए हमें प्राकृतिक जिज्ञासा होनी चाहिए एवं सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण भी होना चाहिए। तीसरा है विज्ञान पढ़ाने में ईमानदारी भी होनी चाहिए। विज्ञान पढ़ाते वक्त हम उसमें कुछ अपने मन से नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो विज्ञान जो शिक्षण है, प्रारंभिक स्तर पर जो विज्ञान का शिक्षण है, उसमें इसके ये तीनों उद्देश्य काम आते हैं। विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों और उसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को भी आत्मसात करना। तो उपयुक्त सभी जो उद्देश्य हैं वो विज्ञान शिक्षण के लिए वांछित उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? देखो मैंने कल हर्बर्ट, इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें हर्बर्ट की पंचपदीय विधि समझाई थी हिंदी में। तो उसमें क्या है, जैसे हर्बर्ट ने पहले अपने 4 सोपान दिए, फिर उसके जो अनुयायी थे, उसके जो शिष्य थे, उन्होंने उसको 5 पदों में कर दिया और वो पंचपदी हो गई। उसी प्रकार प्रयोजना विधि में पहले 4 सोपान हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये इन 4 सोपानों को बढ़ा करके 6 सोपान में बदल दिया गया। तो हम पहले प्रयोजना विधि के बारे में समझेंगे। प्रयोजना विधि है क्या? देखो प्रयोजना क्या है? प्रयोजना कार्य से तात्पर्य है उस कार्य से है जिसमें छात्र अपनी समस्याओं को हल करने के उपाय खोजता है। प्रयोजना कार्य क्या है? प्रयोजना कार्य वह कार्य है जिसमें छात्र अपनी समस्याओं को हल करने के उपाय सोचता है। विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान हेतु सुझाव संबंधी विभिन्न प्रकार के परियोजना कार्य कक्षा शिक्षण के साथ आयोजित करना अनिवार्य होता है। मान लो कक्षा में कोई शिक्षक शिक्षण करा रहा है तो बहुत सारी समस्याएं आती है, जब शिक्षण कराते हैं तब भी समस्या आती है, बच्चों को भी समस्याएं आती है, तो उनके समाधान हेतु जो सुझाव संबंधी परियोजना कार्य होते हैं वो प्रयोजन कार्य कहलाते हैं। तो प्रोसेस्टिवेशन नामक व्यक्ति एक विद्वान थे, उन्होंने बताया योजना एक सकारात्मक कार्य होती है। योजना क्या है? योजना एक सकारात्मक कार्य है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। तो इसके कुल 6 सोपान है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला सोपान है परिस्थिति प्रदान करना, यानी कि जो समस्या हमारे सामने आई है उस समस्या को जब हम समाधान हेतु बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी परिस्थिति देखते हैं, परिस्थिति प्रदान करना। फिर उद्देश्य का चयन करना, यानी चयन उद्देश्य। नंबर 3, उद्देश्य चयन करने के पश्चात हम उसकी योजना बनाते हैं। फिर हम उस नंबर 4 योजना को लागू करते हैं या क्रियान्वित करते हैं। नंबर 5 उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद में नंबर 6 उसको रिकॉर्ड में रखते हैं। इस तरह प्रयोजना विधि में मुख्यतः पहले 4 सोपान हुआ करते थे, लेकिन आजकल 6 सोपान है। तो इसके हम दोनों उत्तर सही मानेंगे, 4 और 6 दोनों ही सोपान इसके, यानी 4 सोपान भी हो सकते हैं और 6 सोपान भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? पहले तो हम ग्लोबल वार्मिंग समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का तापमान बढ़ना, यानी पृथ्वी पर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है उसके कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे हिमखंड और ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का जल स्तर बढ़ना। अभी आपने कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में देखा था कि एक हिमखंड टूटकर गिर गया और उससे कितनी आपदा आई। तो ग्लोबल वार्मिंग है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। देखो नाइट्रोजन तो हमारे वायुमंडल में है जो 78.07% विद्यमान भी है, जो 28 पॉइंट समथिंग कुछ % ऑक्सीजन है और बाकी की 78.07% है जो नाइट्रोजन है, जो कि भूमि में मिलकर के, जमीन में मिलकर के मिट्टी के साथ और नाइट्रेट ऑक्साइड बनाती है और हमारी फसलों के लिए वो बहुत लाभदायक होती है। दूसरी है इसमें मैथेन है जो एक घरेलू ईंधन गैस भी है। जो हमारे घरों में जो हम गैस जलाते हैं वो मैथेन ही है।
और तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक नेचुरल गैस है और पृथ्वी पर ये बहुत आवश्यक है इस गैस का होना, और ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। चौथी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन दो गैसें उत्तरदायी हैं उनमें है मेथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैसें हैं मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि हमारे पास प्रश्न आता है कि कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना आगमन विधि के अंतर्गत आता है। कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? आगमन विधि के अंतर्गत। तो हम इस आगमन विधि को समझेंगे कि ये क्या होती है। देखो, इस विधि में अनेक अवलोकनों के आधार पर एक सामान्य नियम पर हम पहुंचते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम विशिष्ट नियम से चलना शुरू होते हैं और सामान्य नियम पर हम पहुंचते हैं। लैंडल ने इसमें 3 सूत्रों का प्रयोग किया था। लैंडल एक विद्वान थे, उन्होंने इसमें आगमन विधि में 3 सूत्रों का प्रयोग किया। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना। यह विधि आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि वह होती है जिसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इस विधि से बालकों में रटने की प्रवृत्ति दूर होती है। आगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो यह है कि इस विधि के द्वारा बालक नियम से अपना कार्य करता रहता है और रटने की प्रवृत्ति उसकी दूर होती है। और आत्मविश्वास में भी इस विधि के द्वारा जब शिक्षण कार्य कराया जाता है तो बालकों में आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। साथ ही ये वैज्ञानिक विधि होने के कारण छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। तो ये आगमन विधि है। आगमन विधि है जो विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत को फॉलो करती है। अब हम क्या है, इसमें 3 विधियां और दे रखी है, विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि और संश्लेषण विधि। तो आगमन विधि के साथ हम इन विधियों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे है विश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि, विश्लेषण और संश्लेषण एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। इनमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? विश्लेषण विधि में अज्ञात, यानी कोई चीज हमको पता नहीं है, हम किसी सम को करने बैठे हैं, गणित का कोई सवाल है उसको करने बैठे हैं, ले अज्ञात है वो हमारे लिए, लेकिन जब हम उसको धीरे धीरे खोल के करने लगते हैं तो हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो ये विश्लेषण विधि है। और वही संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। और यह एक विश्लेषण और संश्लेषण जो विधियां हैं दोनों एक दूसरे की पूरक विधि है। स्वतः शोध विधि, स्वतः शोध विधि क्या है? इसे हुरिस्टिक विधि भी कहते हैं। स्वतः शोध विधि को हुरिस्टिक विधि भी कहते हैं। अगर इसका प्रश्न में आपको एक नया प्रश्न पूछा जाए कि हुरिस्टिक विधि कौन सी विधि है, तो हुरिस्टिक विधि है जो स्वतः शोध विधि है। इसमें अध्यापक के मार्गदर्शन में बच्चा कार्य करता है, बालक स्वयं सारा शोध कार्य करता है और पूरा कार्य इसमें कक्षा में ही समाप्त हो जाता है। गृह कार्य की कोई समस्या इसमें नहीं रहती। इस विधि के जो जन्मदाता थे वो थे आर्मस्ट्रांग। कौन थे? आर्मस्ट्रांग। तो स्वतः शोध विधि आपको समझ में आ गई, विश्लेषण विधि आपको समझ में आ गई। मैं एक बार आपको संश्लेषण विधि और बता देती हूँ। ये बिल्कुल विश्लेषण विधि के उलट चलती है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। इस विधि को सिखाने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि जो चीज हमको पता है उसी को हम पढ़ते हुए आगे की तरफ चलते हैं। इस विधि को सिखाने में हमें बहुत कम समय लगता है। साथ ही ये बहुत सरल विधि है एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए पढ़ाने के लिए उपयोगी है और ये सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर एक प्रश्न आ जाए कि मंदबुद्धि छात्रों को सिखाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वो संश्लेषण विधि होती है और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखो, छोटे बच्चे बहुत छोटी क्लासेस से आजकल प्राइवेट स्कूल में ईवीएस एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनवायरमेंट स्टडीज, वो यही पर्यावरण है। तो उसको पढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बच्चों को धीरे धीरे जल के बारे में बताते हैं, वायु के बारे में बताते हैं, तरह तरह के खेलों के बारे में बताते हैं, हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं, मनोरंजन के रूप में उनको बताते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो सही तरीका है वो मनोरंजन
मनोरंजक एवं खेल संबंधी है। क्या है? खेल संबंधी होना चाहिए। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, ये छोटे बच्चों में काम नहीं करती है। रटने का कोई काम छोटे बच्चों से नहीं होगा। और निगमन विधि जो होती है यह उच्च कक्षाओं के लिए होती है। तो मनोरंजक और खेल संबंधी विधि के द्वारा पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है, यानी अच्छा प्रश्न पत्र कैसा होता है। तो इसमें है वैधता, वैधता और विश्वसनीयता दोनों, व्यापकता या विस्तृतता। तो सबसे पहले हम वैधता के बारे में पढ़ेंगे कि वैधता क्या चीज होती है। देखो, वैधता क्या होता है? एक अच्छे परीक्षण को उसी तथ्य का मूल्यांकन करना चाहिए जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। मतलब हमने जो प्रश्न पत्र बनाया है, वो प्रश्न पत्र हमने किस लिए बनाया है, किस विषय को लेकर बनाया है, किस प्रकरण को लेकर बनाया गया है, तो उसी प्रकरण के ऊपर हमें उसका निर्माण करना चाहिए, यानी उसमें वैधता होनी चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक अच्छे मूल्यांकन में स्थायित्वता एवं विश्वसनीयता अवश्य होनी चाहिए। तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है? वैधता होनी चाहिए कि जिस टॉपिक को लेके, जिस प्रकरण को लेके हमने प्रश्न पत्र बनाया है, उसी पे हम उस प्रश्न पत्र में उसी के प्रश्न दें। और विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी उसमें स्थायित्वता होनी चाहिए। व्यापकता और विस्तृतता प्रश्न पत्र में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो सबसे पहले हम प्रक्षेपित का अर्थ समझेंगे। प्रक्षेपित क्या चीज होती है? जो ये प्रक्षेपण होता है, ये होता है प्रकाश की सहायता से किसी चित्र या वस्तु का प्रतिबिंब जब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो वो प्रक्षेपण कहलाता है। समझ में आ गया आप सबको कि प्रकाश की सहायता से या लाइट की सहायता से जब किसी चित्र या वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो प्रक्षेपण कहलाता है। और उस सामग्री को ही हम प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। जैसे फिल्में देखना, स्लाइड्स देखना, फिल्म स्ट्रिप्स, OHP इत्यादि। तो इनमें से देखो कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? OHP प्रक्षेपित सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड, जिसपे हम बुलेटिन बोर्ड जो होता है जिसपे हम ड्राइंग पिन से अपनी कुछ बुलेटिन्स लगा देते हैं। प्रतिमान, यानी किसी चीज का मॉडल दिखाना या प्रतिमान दिखाना, ये भी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। और फ्लैनल बोर्ड भी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। तो OHP एक प्रक्षेपित सामग्री है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ये तो आप सभी ने परिवार जब पढ़ा है तो परिवार के बारे में आप सभी जानते हैं, और परिवार को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परिवार है जो हमारा एक समाज है, उस समाज में हम रह रहे हैं और समाज की एक अभिन्न इकाई परिवार है। तो परिवार क्या होता है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क जहाँ साथ तो रहते हो, बिल्कुल सही है, वहाँ परिवार होता है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। नंबर 3 है, वे सामान, आवास, भोजन और सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। नंबर 4 है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो परिवार वो होता है जहां 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, वे सामान, आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो और सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हो, वह परिवार की विशेषताएं होती है। लेकिन जब प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा हो जाती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जमा हो जाती है, तो परिवार कैसे चल पाएगा? तो परिवार नहीं चल पाएगा। तो नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, यह परिवार की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? मैंने पिछले पेपर में भी बताया था और मैं अब भी बता रही हूँ। 26 सितंबर 1994 बच्चों से 14 साल से कम उम्र के बच्चों से जो बाल श्रम कराया जाता है उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गई और वह स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखो, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम है जो 2006 में पारित किया गया। अब देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है फिरन। फिरन क्या है? ये एक वस्त्र का प्रकार है। फिरन आपने देखा है, वो जो ड्रेस पहनने के ऊपर एक ऊनी जामा जो पहन लिया जाता है वो फिरन कहलाता है। ये जम्मू और कश्मीर का है, तो ये बिल्कुल सही है। पानी बाजू है जो पश्चिमी बंगाल की यूनिफॉर्म या वस्त्र का प्रकार नहीं है। राहीदे हिमाचल प्रदेश का पहनावा है। फुलकारी पंजाब का
पहनावा है। फुलकारी की वो पंजाबी महिलाएं चुन्नियां पहनती हैं जो बहुत सारी कढ़ाई की हुई होती है, उसे फुलकारी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता? देखो, संगमरमर से फर्श बनाया जाता है जो नागौर के मकराना में निकलता है। इसके अलावा कोटा स्टोन जो कोटा से मिलता है, उससे फर्श तो नहीं बनाया जाता है, हाँ कोटा स्टोन से भी फर्श बनाया जाता है जो सलेटी कलर का एक पत्थर होता है। इसके अलावा सैंड स्टोन जो मिलता है जैसलमेर में, इस सैंड स्टोन से भी फर्श बनाया जाता है। लेकिन घिया पत्थर सेलखेड़ी जो चित्तौड़ के आसपास मिलता है, इससे ये लिखने के काम में आता है। ये बहुत चिकना पत्थर होता है और इससे पाउडर का निर्माण भी किया जाता है। तो घिया पत्थर होता है, ये बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, इससे फर्श का निर्माण नहीं किया जाता है। अगला है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? देखो, बागवानी के लिए जो हम बागवानी करते हैं उसके लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, ये एक बोनस प्रश्न है। मैं इसको आपका उत्तर समझाऊंगी। देखो, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, ये सारे क्या है? रासायनिक उर्वरक है। ये सारे क्या है? तीनों रासायनिक उर्वरक है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट है जो रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो वर्मी कंपोस्ट है जो बागवानी के लिए काम में आता है। तो इसका सही उत्तर है वर्मी कंपोस्ट। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट को हम केंचुआ खाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जमीन के अंदर बहुत सारे कृमि, केंचुआ जो कृमि है उनको डाल दिया जाता है और वो पूरी मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं और वो जैविक उर्वरक के रूप में इस खाद को बना देते हैं। तो ये मिट्टी, ये क्या करते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट को केंचुआ खाद कहा जाता है। और ये जो केंचुआ खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, ये मिट्टी को समृद्ध करता है। क्या करता है? मिट्टी को समृद्ध करता है। इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता है, ना यूरिया होता है, ना सोडियम फास्फेट होता है, ना ही डीएपी। तो बागवानी के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। निम्न में से देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? अंबाजी का मेला, अंबाजी मेला गुजरात में अंबाजी में भरा जाता है, वो जगह का नाम ही अंबाजी है। राजस्थान के सिरोही जिले के बिल्कुल पास में है, माउंट आबू के पास में है अंबाजी, जो गुजरात राज्य में स्थित है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में भरा जाता है। नैना देवी मेला है जो असम में ना भरा जा करके हिमाचल प्रदेश में भरा जाता है, वहां नैना माता का मंदिर है। अगला है बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर में भरा जाता है। तो इसमें नैना देवी मेला जो असम में बताया गया है, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है जो डीडवाना में स्थित है और डीडवाना नागौर जिले में स्थित है। नागौर जिले की एक तहसील है डीडवाना। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में स्थित है, जहाँ पर एक इसकी नमक के लिए भी एक झील है वहां पर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? देखो, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। ये एक बोनस प्रश्न है। तो इसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले कभी आया नहीं है अपने यहाँ कोर्स में, इसलिए ये प्रश्न आ गया था, तो इसको बोनस में डाल दिया गया। लेकिन अब आप इसको ध्यान रखें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण आप जानते हैं ना, किसी चीज को हमने खरीदा और वो खराब निकल गई तो दुकानदार के प्रति जो हम मुकदमा करते हैं उपभोक्ता संरक्षण में, तो वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ 1986 में लागू किया गया। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है, राजस्थान के कुल लोकसभा यानी सांसदों की संख्या 25 है। कितनी है? सांसदों की संख्या 25 है। मैं आपको थोड़ा सा लोकसभा के बारे में बता देती हूँ। देखो, संविधान में लोकसभा हमारा निम्न सदन है और राज्यसभा, मैंने पिछली वीडियो में राज्यसभा को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उसी तरीके से मैं आपको अब लोकसभा जो हमारा निम्न सदन है इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। हमारी संविधान में व्यवस्था है कि लोकसभा यानी सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, यानी 552 होती है, और 530 सदस्य इसमें राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 20 संघ शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, जो 2 एंग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। और वर्तमान में यदि आपके पास प्रश्न आता है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा सदस्यों की संख्या लोकसभा सदन में
545 है। वर्तमान में कितनी है? 545 है। और राजस्थान से यहाँ से 25 सदस्य। अगला प्रश्न है, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? देखो, पक्षमाभ उपकला है जो प्राणियों के शरीर में श्वसनिका में मिलते हैं। श्वसनिका यानी जहां से हम सांस लेते हैं, वहां सांस लेने से और जो हमारी नीचे फेफड़ों में पहुंचने के बाद में जो छोटी छोटी कोष्ठ होते हैं, उन्हें हम पक्षमाभ उपकला कहते हैं। तो ये हमारी श्वसनिका में पाए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? देखो, निम्नांकित में से जाइलम सरल उत्तक नहीं है। पेरेनाकाइमा, कोलेनाकाइमा और स्क्रलेनकाइमा ये तीनों सरल उत्तक है। तो हम जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइलम क्या चीज है? जाइलम एक सरल उत्तक नहीं है, ये पौधों में पाया जाता है। ये उत्तक मनुष्यों में या प्राणियों में ये उत्तक नहीं पाया जाता। ये उत्तक केवल वनस्पति शास्त्र यानी वनस्पति जगत में ही केवल पौधों में पाया जाता है। ये एक जटिल स्थायी उत्तक होता है जो पौधों में सहवन मंडल में पाया जाता है। सहवन मंडल मतलब जहां से चीजें सरवाइव करती हैं, जहां से चीजें सरवाइव करती है, और ये जल के सहवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। आपके अगर ये प्रश्न आ जाए कि जल के सेवन में कौन सा उत्तक पौधों में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो जाइलम उत्तक होता है जो जल के सेवन में पौधों में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, एंटामीबा, रेट्रोवायरस या साल्मोनेला? देखो, आप सभी को पता है मलेरिया रोग है जो मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर है? मादा एनाफ्लीज से फैलता है। मादा एनाफ्लीज केवल रोग की वाहक है, वो केवल रोग को फैलाने में मदद करती है। लेकिन ये फैलता किससे है? ये प्लाज्मोडियम नामक एक वायरस होता है, उससे यह मलेरिया रोग फैलता है। ये जब किसी रोगी को मच्छर मादा एनाफ्लीज जब किसी, और ये फैलाती केवल मादा एनाफ्लीज है, नर एनाफ्लीज के द्वारा यह रोग नहीं फैलता। मादा एनाफ्लीज जब किसी रोगी के खून को चूसता है तो उसका प्लाज्मोडियम उसके शरीर में से प्लाज्मोडियम वायरस लेकर के उसके रक्त में से, और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनाफ्लीज काटती है तो उसके रक्त में प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है, उससे मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अब आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में मैं बताना चाहूंगी। पहले हम जैव विविधता हॉटस्पॉट समझ लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट में से कुल विश्व में 25 हॉटस्पॉट है। जैव विविधता के कुल 25 हॉटस्पॉट है, और हमारे भारत में केवल दो ही हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जैव विविधता के। एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। कौन कौन से 2 हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ? एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। ये हॉटस्पॉट उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के भूटान तक फैले हुए हैं। अब जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाले दुर्लभ प्रजातियों की अधिकता होती है। जैव विविधता का मतलब जो चीजें हमारे यहाँ नीचे की तरफ खत्म हो गई है या एक साइड में खत्म हो गई है, वह वही चीज, वही प्राणी, वही वनस्पति किसी अलग जगह पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो जैव विविधता कहलाती है। तो विश्व के 25 हॉटस्पॉट में से केवल भारत में 2 ही हॉटस्पॉट है, एक तो हिमालय है, दूसरा पश्चिमी घाट है। तो हमारे यहाँ हमको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो हॉटस्पॉट है हिमालय। अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरावली हिल्स और खासी हिल्स हॉटस्पॉट नहीं है, केवल हिमालय ही एक ऐसी जगह हॉटस्पॉट है जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ये तो आप सभी को ही पता है, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, क्योंकि ऊंट है जो रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान का राज्य पशु तो ऊंट है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है और राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की अत्यंत निकट जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखो, 2 तरीके के दर्पण होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है, यानी आगे की तरफ प्रकाश को, जो प्रकाश
आगे की तरफ उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आगे की तरफ बाहर की तरफ बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में प्रकाश अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब अंदर की ओर बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा जो बिंब का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण किसके द्वारा नहीं होता है? वायु प्रदूषण ठोस अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा नहीं होता है, लेकिन वाहनों के धुआंओं से, उद्योग की चिमनियों के धुआंओं से और धूल के कणों से, इनसे वायु प्रदूषण होता है। लेकिन ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं। यदि हम उनको जल में बहा दें तो वो जल प्रदूषण जरूर करेंगे, लेकिन वो वायु प्रदूषण नहीं करते। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं? क्या सभी अधातुएं तन्य होती हैं? सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब आप जान लो, यहाँ तन्य का मतलब है हम किसी चीज में से उसका वायर खींच ले, यानी हम उसको लिक्विड बना करके और उसका वायर खींचे, यानी उसको उसमें तन्यता पैदा कर दे। तो सभी धातुएं तन्य होती है, ये संभव नहीं है। सभी धातुओं के तार नहीं खींचे जाते, कई बहुत कठोर होती है, कई बहुत कोमल होती है। और सभी अधातुएं तन्य होती है, ये भी सही नहीं है। लेकिन सामान्यतः धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो देखो, नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस है, वही एक केवल नवीकरणीय संसाधन नहीं है। बाकी जल विद्युत नवीकरणीय है, मैं पिछले पेपर में भी ये समझा चुकी हूँ। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय और सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय। केवल प्राकृतिक गैसें, जीवाश्म पदार्थ, ये सब चीजें होती है। प्राकृतिक गैसें जीवाश्म पदार्थों में आती हैं, तो अगर इसकी जगह जीवाश्म पदार्थ भी लिखा हुआ आता तो कोई गलत नहीं था। ये वही प्रश्न है जो पिछले 2017 के पेपर में आया है, पहले 15 के पेपर में आया, इस बार फिर उसके बाद 17 के पेपर में आया। उसमें केवल प्राकृतिक गैस की जगह जीवाश्म पदार्थ दिया गया है। और प्राकृतिक गैस हो, कोयला हो, जितने भी ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? अब आप सबसे पहले रामसर घोषणा सुन लीजिए। रामसर घोषणा क्या है? ये एक इंटरनेशनल संधि है। रामसर घोषणा क्या है? ये एक इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि में क्या होता है, आर्द्र भूमि यानी जो नम भूमि होती है उस पर एक सम्मेलन हुआ था, और ईरान में 1971 में हस्तांतरित ये एक अंतर सरकारी संधि है। ये ईरान के साथ में हमारी हुई थी, जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। तो रामसर घोषणा आपको समझ में आ गई क्या चीज है? ये आर्द्र भूमि यानी जो नम भूमि है उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। भारत में अब तक कुल 42 रामसर स्थल है। भारत में कुल 42 रामसर स्थल है। उनमें से वुलर झील जो उड़ीसा में है, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय अनुसंधान जो हमारे भरतपुर में है, ये तीनों रामसर घोषणा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राजसमंद झील जो राजसमंद में स्थित है वो रामसर घोषणा की सूची क्षेत्र में नहीं आती है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब तक कुल 42 रामसर स्थल है, और रामसर घोषणा एक इंटरनेशनल संधि है जो कि ईरान के साथ में 1971 में की गई थी। तो विद्यार्थियों, आपको ये पेपर कैसा लगा? इसका जो डिस्क्राइब किया गया वो किस तरीके का लगा? आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। और आप इस जो मेरा वीडियो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 2015 हिंदी पेपर स्टेट टर्न। धन्यवाद। Like, share, subscribe. If you have any doubt, kindly ask them in comments. धन्यवाद।